हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेट। अपन लास्ट लेक्चर में चर्चा कर रहे थे क्लास 11th, जो अपन पढ़ रहे थे थर्ड चैप्टर, उस समतल में गति, है ना। मोशन इन 2D बोल सकते हो, प्लेन बोल सकते हो, या फिर तल में गति बोल सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें एक ही हैं। अपन ने लास्ट वाली क्लासों में वेक्टर्स के बारे में चर्चा की थी। वेक्टर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, है ना, और उनकी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह गुण के बारे में जाना था। ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, ठीक है, कि कब समान होंगे, कब असमान होंगे, कब विपरीत होगा, कब कैसे होगा। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि वेक्टर को एक कर सकते हैं होल स्पेस में। ठीक है, तो आकाश में बशर्ते क्या होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वो वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अपन को वेक्टर को इक्वल बनाने के लिए कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन थीटा से भी रोटेट हो गया तो भी डायरेक्शन चेंज 360 से, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही डायरेक्शन रहे। ठीक है, तो ये पढ़ा था। और उनको अदिश राशि से, मतलब किसी राशि से मल्टीप्लाई कैसे होता है, ठीक है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है, क्या क्या चीज़ें हो, सभी चीज़ों के बारे में अपन जाना था। ठीक है भाई, तो यहाँ तक चर्चा हुई थी। आज अपन इसी में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, देखना भाई, कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक नोट की बात कर लेता हूँ भाई। मैं आपसे किसकी बात करूँगा, एक नोट की बात करूँगा। ठीक है, तो मैं नोट की चर्चा कर लेता हूँ आपसे। तो उससे पहले आप नोट लिखेंगे, एक बहुत अच्छा काम आने वाला है। ठीक है, मैं एक नोट की चर्चा कर लेता हूँ आपसे कि नोट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसकी चर्चा कर लेता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है और अपने क्या काम आने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट अपना ये है कि अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना हो, ठीक है, किन्हीं दो वेक्टरों के बीच का कोण, तो अपन कैसे देखेंगे, किन्हीं दो सदिशों के मध्य कोण, सदिशों के मध्य कोण, अगर अपन को दो सदिशों के मध्य कोण, तो अपन कैसे देखें सदिशों के मध्य कोण। तो सदिशों के मध्य कोण अगर मैं कोण देखना चाहूंगा, कैसे देखूंगा, उस चीज की चर्चा आपसे मैं करता हूं। ठीक है, किन्हीं दो सदिशों के मध्य कोण, कोण देखना हो तो अपन कौन सा कोण लेंगे, कैसे कोण निकालेंगे। ठीक है, तो देखो मैं लिख लेता हूं, माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हैं। माना दो सदिश, और दो सदिश कैसे हैं भाई, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है। माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हैं भाई, दो सदिश हैं और कैसे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर हैं, और वो वेक्टर कुछ इस टाइप से है। मैंने मान लिया कि आपको दो सदिश ऐसे दे रखा है, ये कोई ए वेक्टर दे दिया, ठीक है, और इधर से कोई दो वेक्टर ऐसे दे दिया, दूसरा वेक्टर ये दे दिया आपको बी वेक्टर। और अगर ऐसे करके बोले और वो आपसे पूछे कि इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, इन सदिशों के बीच का क्या ज्ञात कीजिए भाई, कोण ज्ञात कीजिए, और ये वाला एंगल आपको अगर दे दे कितना है, थीटा है, कि ये वाला एंगल थीटा है, तो दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फिर अभी थीटा को रहने दो, हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ऐसे दे दिया आपको कि दो सदिश इस टाइप से हैं, तो आप बताओ इनके बीच का कोण आप कैसे निकालोगे, इनके बीच का कोण कैसे निकालोगे। ठीक है, तो कोण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो आप ऐसे बोलो कि सर ये वाला कोण होगा, ठीक है, कोई ये बोलेगा सर कि इनके बीच ये वाला कोण होगा, तो कौन सा कोण होगा मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं कि एक तो इनके बीच कोण ये बन रहा है ना, येलो लाइन वाला, और एक इनके बीच कोण ये बन रहा है, एक इनके बीच कोण क्या बन रहा है, ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये रेड से दिखा दिया मैंने। ठीक है, ये किससे दिखाया मैंने, रेड से दिखाया। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इनके बीच का एंगल कौन सा होगा। एंगल किसको बोलोगे, अगर मैं थीटा को बोलूं, थीटा, एक को थीटा बोल देता हूं, एक को फाई बोल देता हूं, ये बोल दिया मैंने थीटा, और इसको येलो से बोल दिया थीटा डैश बोल दो, जो भी थीटा डैश बोल दिया। तो आप किस चीज को बताओगे, ये कौन से को थीटा या थीटा डैश में से किसको बोलोगे कि सर ये दोनों वेक्टरों के बीच का बनने वाला कोण है। मेरी बात समझे क्या आप, मैं नहीं समझाना चाह रहा हूं कि अपने पास दो वेक्टर हैं, तो आपसे पूछे कि इन वेक्टरों के कोण बताओ, तो आप कौन सा कोण डिफाइन करोगे। जैसे मैंने एग्जांपल लेके बताया आपको, माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हैं, ए वेक्टर ऐसे था, बी वेक्टर ऐसे था, मैंने इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ा सकता हूँ, दिक्कत नहीं है। तो एक तो एंगल ये बन रहा है, जो इसको थीटा डैश लिखा, एक एंगल ये बन रहा है थीटा, तो तुम कौन से को बोलोगे कि सर ये दो वेक्टरों का कोण है। अब हो सकता है तुम दोनों को ही बोल दो, दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है, एंगल तो एक ही होता है वेक्टर के बीच। ठीक है, एंगल कितना होता है, एक ही होता है, तो या तो थीटा होगा या क्या होगा, थीटा डैश। तो मैं बात कर लेता हूँ, देखो
एंगल के बीच अपन वेक्टरों के बीच का अपन क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। अपन को वेक्टरों के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो मैं लिखा देता हूं यहाँ पे, कभी किन्हीं भी दो सदिशों के मध्य कोण, किन्हीं भी दो सदिशों के मध्य कोण, दो सदिशों के मध्य कोण, दो सदिशों के मध्य कोण, कोण हमेशा, हमेशा दो सदिशों, हमेशा, है ना, किसी भी दो सदिशों के मध्य हमेशा हेड टू हेड, हेड टू हेड, हेड टू हेड बोले तो सिर से सिर, हेड टू हेड बोले तो भाई सिर से सिर, हेड टू हेड बोले तो क्या होगा, सिर से सिर। कहीं भी दो सदिशों के मध्य कोण या तो क्या हेड टू हेड, है ना, सिर से सिर, या टेल टू टेल, क्या क्या भाई, टेल टू टेल, ये क्या भाई, टेल टू टेल मतलब पूंछ से पूंछ, अब क्या हो गया ये, पूंछ से पूंछ, ये क्या हो गया भाई, पूंछ, मतलब क्या हो गया भाई, ये पूंछ से पूंछ के मध्य बना कोण होता है, के मध्य बना कोण होता है, के मध्य बना होता है भाई, के मध्य बना कोण होता है। अगर इन दोनों या तो हेड टू हेड हो, दोनों दोनों वेक्टरों का हेड एक जगह हो तो उनके बीच बनने वाला कोण, या फिर दोनों का टेल एक जगह हो तो उनके बीच बनने वाला कोण क्या होगा, उस वेक्टर का कोण होगा। ये नहीं एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड हो दूसरे का टेल हो, मतलब एक का सिर एक की पूंछ, तो वहां जो एंगल बनेगा उस वेक्टर के बीच का एंगल नहीं होगा। एंगल कब बनेगा, या तो दोनों का हेड हेड एक जगह होना चाहिए या दोनों का टेल टेल एक जगह होना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें बात करता हूँ, ये अपने पास दो वेक्टर थे भाई, अपने पास दो वेक्टर थे ऐसे, तो नीचे बना देता हूँ। अपने पास एक वेक्टर तो ये था अपने पास कितना भाई, ए वेक्टर, ये था अपने पास ए वेक्टर, ये था अपने पास कितना बताओ, बी वेक्टर, ये था अपने पास कितना, बी वेक्टर। मैंने क्या किया, इस वेक्टर को यहां से उठा के, इस वेक्टर को मैं यहां से उठा के, इस वेक्टर को मैंने यहां से उठा के, वेक्टर को मैंने यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर दिया। ये उठा के देखना भाई, इसका लेंथ और मैग्नीट्यूड क्या रखा मैंने, सेम रखा, तो ये वेक्टर तो ये भी क्या बन गया भाई, वेक्टर बन गया। मैंने इस वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत है आपको, दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं समझोगे आप। देखो मैंने कैसे उठाया इसको भाई, मैंने इसको ऐसे उठाया, मैंने उसको ऐसे उठाया भाई, ठीक है, एक मिनट, ठीक है भाई, जैसे ए और बी वेक्टर थे, एक मिनट के लिए मैं कुछ, देखना भाई, मैंने क्या किया, इस वेक्टर को, ए वाले वेक्टर को मैंने क्या किया, जो ए वाला वेक्टर था अपना, जो ए वाला वेक्टर था, मैंने क्या किया यहाँ से कि जो अपना ए वाला वेक्टर था इसको यहाँ से इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ से किधर शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए देखना, मैं बता दूंगा अगले पेज पे। यहाँ मैंने इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया, अब मैंने डायरेक्शन भी यही रखी और वेक्टर भी यही रखा, परिमाण इतना था तो इतना ही रखा, डायरेक्शन भी यही रखी, तो वेक्टर चेंज हुआ क्या, नहीं होगा। मैंने इसलिए तो लिखा है था आपको, जब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी
कि वेक्टर का परिमाण और डायरेक्शन मतलब उसकी लंबाई और दिशा को बिना परिवर्तित किए एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ इतना था, इतनी लेंथ रखी, ये डायरेक्शन इधर थी, इधर ही डायरेक्शन रखी, तो अब दोनों का क्या हो गया, हेड हेड एक जगह आ गया। अरे ये हेड होता था और ये क्या होता था, ये टेल, और ये क्या होता था, हेड। अब दोनों का क्या आ गया, टेल टेल एक जगह आ गया, सॉरी है ना, ये हेड होता था, ये हेड होता था, ये टेल। अब इसकी टेल भी कहाँ गई, यहाँ। तो मैंने क्या लिखा है, या तो एंगल किसके बीच बनेगा, सिर से सिर, या बनेगा टेल टू टेल, पूंछ से पूंछ के बीच बने। ठीक है भाई, पूंछ से पूंछ के बीच। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, अब ये वाला एंगल जो थीटा बन रहा था यहाँ, ये वाला एंगल उसका होगा भाई। ये वाला एंगल क्या होगा, वहाँ एंगल होगा दोनों वेक्टरों के बीच का कोण। ठीक है, ये एंगल क्या होगा, दोनों सदिशों के बीच का कोण होगा। ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर। तो ये क्या होगा भाई, दोनों सदिशों के बीच का कोण होगा। आई बात नहीं आई, एक छोटा सा टॉपिक है, अपन आगे चर्चा करेंगे कि आपको पता लगे कि दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, दो वेक्टरों के बीच का कोण क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो मैंने पहले लिखा दिया, दो वेक्टरों के बीच कोण वही बनता है या तो दोनों का हेड हेड एक जगह हो, या दोनों की टेल टेल क्या हो, एक जगह हो। ऐसा नहीं हो एक का हेड एक की टेल, वहां एंगल जो बनेगा वो गलत होगा। या तो दोनों का हेड हेड एक जगह होना चाहिए, या दोनों की टेल टेल एक जगह होनी चाहिए, तब जो उनके बीच का जो एंगल बनेगा उसको अपन बोलते हैं दो सदिशों का कोण बोलते हैं। आई बात समझ में? अगर नहीं आई तो फिर मैं और बताता हूं, देखना। चलो ये नहीं, अपन ऐसे कर लेते हैं, माना दो वेक्टर हैं अपने पास। ठीक है भाई, और एग्जांपल लेके बताते। एक वेक्टर ए, ठीक है, और एक वेक्टर अगर इस टाइप से हो अपने पास, कुछ इस टाइप से हो, एक वेक्टर अगर कुछ इस टाइप से हो अपने पास, दूसरा वेक्टर अगर इस टाइप से हो अपने पास, ये ठीक है, ये कितना है अपने पास, बी वेक्टर मान। ठीक है भाई, अपने पास दो वेक्टर, एक वेक्टर मैंने ऐसे मान लिया कि ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है, और एक कोई वेक्टर कुछ इस टाइप से है, मान लो ये इस टाइप से है। ये वेक्टर कितना है अपने पास, बी वेक्टर। अपन से एंगल पूछे, अपन से एंगल पूछ कि भाई दोनों वेक्टरों के बीच का कोण क्या होगा। अब देखो, एक का हेड है एक का टेल है, यहाँ क्या है, एक का तो क्या है हेड, और एक का क्या है यहाँ पे टेल है। तो एक का हेड एक का टेल है, तो यहाँ कोई एंगल नहीं बन सकता। या तो क्या होना चाहिए, दोनों का हेड हेड होना चाहिए, दोनों का क्या होना चाहिए, टेल टेल होना चाहिए। तो देखो, इस वाले केस को मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको, दोनों केस। फर्स्ट मेथड इसका, अगर मैं यहाँ डिस्कस करूं तो क्या कर सकता हूं, इस वाले वेक्टर को यहाँ से उठाऊं और इधर शिफ्ट करूं। ठीक है, तो देखना, बी वेक्टर अपने पास मान लो ये, तो बी वेक्टर तो ये बना, अब मैंने यहाँ से इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ये ए वेक्टर। अब ये जो एंगल होगा वो थीटा होगा। ठीक है, और ध्यान रखना, अब एंगल तो ये भी बन रहा है, एक 360 माइनस कितना थीटा, लेकिन हमेशा कौन सा एंगल लेंगे, छोटा वाला एंगल लेंगे। हेड टू हेड टेल टू टेल होना चाहिए, लेकिन उसमें भी जो छोटा वाला एंगल होगा वो वाला लेंगे। एंगल ये भी है थीटा, और ये वाला एंगल कितना है बताओ, पाई माइनस कितना है थीटा। तो अपन एंगल ये वाला लेंगे, छोटे वाला, ना कि बड़े वाला एंगल लेंगे। तो कौन सा एंगल लेंगे, छोटे वाला। तो दो चीज ध्यान रखने की है, पहली बात तो हेड टू हेड होना चाहिए या टेल टू टेल होना चाहिए, और उसमें भी जो एंगल बन रहा हो उसमें छोटा वाला एंगल लेके चलते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट किया। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि मैंने इसको तो एज इट इज रखा, ये तो क्या था अपने पास बताओ, ए वेक्टर था, ए वेक्टर को एज इट इज रखा, बी वेक्टर को पीछे शिफ्ट कर दिया। बी वेक्टर को पीछे शिफ्ट किया, तो पीछे शिफ्ट मैं ऐसे कर सकता हूँ, बी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ, ये हो गया बी वेक्टर। अब यहाँ क्या आ गया, दोनों का हेड हेड एक जगह आ गया, दोनों का क्या आ गया भाई, हेड हेड एक जगह आ गया, दोनों का क्या आ गया भाई, हेड हेड एक जगह। यहाँ टेल टेल था, यहाँ क्या था भाई, टेल टेल था, टेल टू टेल था, पूंछ से पूंछ। और यहाँ क्या है भाई, हेड टू हेड है, ये क्या है भाई, यहाँ हेड टू हेड है, सिर से सिर मिल रहा है, यहाँ पूंछ पूंछ मिल रही है। ठीक है, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो दो वेक्टरों के बीच का कोण होगा। मेरा सिखाना यही था कि दोनों एंगल कब लेंगे, है ना, कई बार क्वेश्चन है ना, कि कितना एंगल है दोनों वेक्टरों के बीच, तो आप ऐसे निकालना है। ठीक है, या तो दोनों का हेड हेड एक जगह करना है, या टेल टेल एक जगह करना, ऐसे नहीं एक का हेड एक का टेल, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना समझाना था। अब समझ में आ गया ना, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते। अब देखो, अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं यहीं पे। अगला जो अपना टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, और अपना टॉपिक है यहाँ पे अपन सदिशों का योग और घटाना सीखेंगे। जोड़ बाकी, जैसे अपन नॉर्मल संख्याओं को जोड़ते हैं घटाते हैं,
जोड़ बाकी तो सीखा ही होगा, नॉर्मल संख्याओं का, समान अदिश राशियों का, 2 + 3 कितना होता है, 2 - 3 कितना होता है, अदिश राशि होती थी। अब अपन को क्या करना है, वेक्टर का एडिशन और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन सीखना है। मतलब सदिशों का जोड़ना, सदिश का घटाना बोलो, व्यवकलन बोलो, बाकी बोलो, सेम ही बात है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे सदिशों का जोड़ना तथा घटाना या संयोजन बोलते हैं ना, सदिशों का संयोजन तथा व्यवकलन का संयोजन तथा व्यवकलन, व्यवकलन बोले तो घटाना, और संयोजन को क्या बोलते हैं, जोड़ना भाई। सदिशों का संयोजन तथा व्यवकलन, बाकी लिख दूं, घटाना लिख दूं, समझ जाना, घटाना, ठीक है, घटाना। और संयोजन को क्या बोलते हैं भाई, जोड़ना। संयोजन को क्या बोलते हैं भाई, जोड़ना। ठीक है, सदिश का जोड़ना और सदिश का क्या भाई, घटाना। सदिश का जोड़ना और सदिश का क्या भाई, घटाना, ये अपना टॉपिक है। ठीक है, संयोजन को क्या बोलते हैं भाई, जोड़ना, और व्यवकलन को क्या बोलते हैं, घटाना, बाकी जो, ठीक है, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब अपन को इनका जोड़ना और घटाना पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई, जोड़ना और घटाना पढ़ना है। अब जोड़ कैसे कैसे सकते हो, जोड़ कैसे कैसे सकते हैं, तो यहाँ अपन 2 टाइप से पढ़ेंगे भाई। सदिश का संयोजन वियोजन जो भी अपन कितने टाइप से पढ़ेंगे, 2 टाइप से। एक पढ़ेंगे ग्राफीय मेथड और एक पढ़ेंगे अपन गणितीय विधि से। ठीक है भाई, सदिश के मैं लिख देता हूँ, सदिशों के संयोजन तथा व्यवकलन संयोजन तथा व्यवकलन के व्यवकलन के लिए 2 विधियां हैं। 2 विधियां हैं। ठीक है भाई, कितने मेथड, 2। पहला मेथड आता है अपना ग्राफीय विधि। ठीक है भाई, पहला मेथड अपना ग्राफिकल मेथड है, और दूसरा मेथड अपना कौन सा है, पहला ग्राफीय हो गया, दूसरा मेथड कौन सा आएगा अपना, दूसरा मेथड आता है अपना गणितीय विधि, मैथमेटिकल मेथड, गणितीय विधि भाई। ठीक है, मैथमेटिकल जस्ट कैलकुलेशन, जैसे मैंने तुमको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाई थी, ठीक है ना भाई, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के समीकरण, वैसे ही। ठीक है, तो अपन को यहाँ 2 तरीके से पढ़ना है, जोड़ना घटाना, ऐसे एक ग्राफीय मेथड से, एक गणितीय विधि से। अपन बात करूंगा मैं तुमसे सबसे पहले ग्राफीय मेथड की। ठीक है भाई, पहले मैं सबसे पहले कौन सी बात करूंगा आपसे, ग्राफीय मेथड। पहला मैं लिखता हूँ यहाँ पे ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से सदिशों का जोड़ना सीख लेते हैं पहले, हाँ, फिर घटाने की बात कर लेंगे। ग्राफीय विधि से सदिशों का संयोजन या जोड़ना, ग्राफीय विधि से सदिशों का संयोजन या जोड़ना, ग्राफीय विधि से सदिशों का संयोजन या क्या भाई, जोड़ने की बात कर लेते हैं। चलो देखते हैं ग्राफीय विधि से सदिशों का संयोजन या जोड़ना क्या होता है। अब देखो, अब जब अपने ग्राफीय विधि से संयोजन वियोजन की संयोजन की बात करेंगे, तो अपने यहाँ 3 नियम पढ़ने पड़ेंगे अपन। कौन कौन से नियम है भाई, 3 नियम है। पहला नियम होता है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, सदिशों के योग का, सदिशों का त्रिभुज नियम, है ना। दूसरा होता है सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम, और तीसरा नियम होता है बहुभुज का नियम। तीसरा नियम क्या होता है, बहुभुज का नियम। इन नियमों की सहायता से अपन क्या करेंगे, सदिश का योग ज्ञात करेंगे। इन नियमों की सहायता से अपन क्या ज्ञात करेंगे, सदिशों का नियम ज्ञात, योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ग्राफीय विधि से ग्राफीय विधि से सदिशों के संयोजन के सदिशों के संयोजन के 3 नियम हैं। सदिशों के संयोजन के 3 नियम है भाई। पहला नियम, इसमें फर्स्ट बात करूं, त्रिभुज का नियम। पहला नियम है भाई त्रिभुज का नियम। एक एक नियम के बारे में पढ़ेंगे, आगे काम आते हैं भाई। दूसरा नियम अपना कौन सा, समांतर चतुर्भुज का नियम। दूसरा नियम अपना कौन सा, समांतर चतुर्भुज का नियम। और तीसरा नियम कौन सा है अपना, बहुभुज का नियम। तीसरा नियम कौन सा है अपना, बहुभुज का नियम।
तीसरा नियम कौन सा है अपना? बहुभुज का नियम। 3 नियम है। पहला नियम भाई त्रिभुज का नियम, दूसरा नियम अपना क्या? समांतर चतुर्भुज का नियम, और तीसरा नियम अपना क्या है भाई? बहुभुज का नियम। ठीक है भाई, इन नियमों के बारे में अपन को डिटेल से पढ़ना है और उसके बेस से सीखेंगे कि कैसे अपन सदिश का योग ज्ञात करते हैं, कैसे अपन उनको घटाते हैं, जो भी चीजें सबके बारे में जाने। ठीक है भाई, तो देखते हैं, पहले नियम की बात कर लेते हैं। त्रिभुज का नियम भाई, त्रिभुज का नियम। ठीक है भाई, ट्रायंगल लॉ बोलते हैं, त्रिभुज का नियम बोलते हैं। अब त्रिभुज के नियम में क्या है, कैसे योग ज्ञात करेंगे? ग्राफीय मेथड। ठीक है भाई, तो ग्राफीय मेथड की मैं बात कर लेता हूं। तो ग्राफीय मेथड में क्या है, अपन मान लेंगे माना कोई दो त्रिभुज, माना कोई दो सदिश है। अब दो सदिश कैसे मानने हैं? दो सदिश अपन को ऐसे मानने हैं कि वे सदिश क्या हैं, कोई भी त्रिभुज की, वो भी उनका परिमाण और दिशा है, वो त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करें। त्रिभुज की क्या भाई? दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करें। तब विपरीत क्रम में त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा, विपरीत क्रम में उनके विपरीत ऑर्डर में त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा क्या कहलाएगी? उन सदिशों का योग कहलाती है। उन सदिशों का क्या कहलाती है? योग। नहीं समझ आया कुछ भी? ठीक है, देखो मैं लिख लेता हूं। माना माना दो सदिश, माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हैं। माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हैं। तब सदिश योग के त्रिभुज नियम, योग का ये है, तब सदिश योग के त्रिभुज नियम से, तब सदिश योग के त्रिभुज नियम से। ठीक है भाई, देखना त्रिभुज नियम क्या था। त्रिभुज नियम ये कहता है, यदि दो सदिश परिमाण तथा दिशा में, दो सदिश परिमाण तथा दिशा में, यदि दो सदिश, यदि दो सदिश परिमाण तथा दिशा में, परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करें। त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करें। त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करें, प्रदर्शित करें। तब त्रिभुज को, तब त्रिभुज की तीसरी भुजा, अब त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में उन दोनों सदिशों के, दोनों सदिशों के, दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करती है। दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करती, दोनों सदिशों के योग को क्या करती है भाई? प्रदर्शित करती है। ये चीज है भाई, क्या है ये? त्रिभुज का नियम, का नियम क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें। ठीक है भाई, त्रिभुज का नियम क्या कहता है? दो सदिश अपन ने और भी मान लिए, तब सदिश योग का त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम क्या कहता है? दो सदिश परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करें। तब त्रिभुज की त्रिभुजा विपरीत क्रम में उन दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करते। ठीक है भाई, देखो कैसे भाई, अपन ने दो सदिश मान रखे हैं ए और बी। ठीक है, मानते अपन, देखो अपन ने दो सदिश माने और दो सदिश ऐसे मान लिए कि अपने पास ये कोई एक सदिश ए वेक्टर, ये कोई अपने पास क्या सदिश? एक सदिश ए वेक्टर। ये कोई मैं मान लेता हूं कि ये कोई क्रमागत भुजा एक है ना, और इसी के क्रम में मानिए, क्रमागत का मतलब इसी सेम ऑर्डर में। ठीक है, ये कोई बी वेक्टर है अपने पास, ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई क्या है? बी वेक्टर है भाई। ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई क्या है? बी वेक्टर। तो मैंने इनको त्रिभुज की दो साइड मान लिया कि एक साइड ये है, एक साइड ये। परिमाण और दिशा क्रमागत मानी, मतलब क्रम से, इसके बाद यही आनी चाहिए। ठीक है, कि
त्रिभुज की परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज की दो क्रम, मतलब इसी डायरेक्शन है तो इसकी भी यही डायरेक्शन होनी चाहिए, क्रम से आनी चाहिए, इसके बाद यही आनी चाहिए, ठीक है। तब मैंने क्या लिखा कि प्रदर्शित करें तब त्रिभुज की तीसरी भुजा, अब त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, अब मतलब ऐसे 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 आनी चाहिए तीसरी, लेकिन इसके अपोजिट ऑर्डर में, इसके क्या होनी चाहिए भाई, अपोजिट ऑर्डर। देखो ये कैसे बन रहा है, इधर गया तो तीसरा वेक्टर ऐसे आना चाहिए इधर से इधर, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका अपोजिट ऑर्डर होना चाहिए। तो वो जो तीसरी भुजा है, तो वो जो तीसरी भुजा है उन दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करेगी भाई। तो तीसरी भुजा बना दूं मैं, तीसरी भुजा किस इस टाइप से बनेगी, देखो तीसरी भुजा ये वाली भुजा, ये तीसरी भुजा बन गई, ठीक है, जो इनका क्या दिखाएगी, योग दिखाएगी। ये तीसरी भुजा बनी, ये अपनी तीसरी भुजा बनी। ये इनका क्या होता है भाई, रिजल्टेंट होता है, और रिजल्टेंट को मैं कैसे लिखूंगा, आर वेक्टर से लिखूंगा। ये बनेगा ए वेक्टर प्लस कितना, बी वेक्टर मिलेगा। ये इनका क्या है, आर वेक्टर मतलब रिजल्टेंट, परिणामी सदिश, ठीक है। या तो योग को दिखाइए लिख सकते हो, विपरीत क्रम में उन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लिख देता हूँ, परिणामी सदिश को प्रदर्शित, योग भी ठीक है, और बाकी और अच्छी लैंग्वेज लिखो लिख सकते हो, उन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश या फिर योग को प्रदर्शित करती है, ठीक है भाई। ये अपना क्या है, त्रिभुज का नियम है, प्रदर्शित करती है। अपोजिट ऑर्डर होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, ये इस ऑर्डर में, ये इस ऑर्डर में, तो ऐसा आना चाहिए, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में। दोनों का क्या दिखाएगी, रिजल्टेंट दिखाएगी, परिणामी, रिजल्टेंट मतलब परिणामी। तो आर वेक्टर कितना बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस कितना, बी वेक्टर बन जाएगा। आर वेक्टर कितना बन जाएगा भाई, ए वेक्टर प्लस कितना, बी वेक्टर, दोनों का क्या बन जाएगा, परिणामी बन जाएगा। तो इस टाइप से अपन क्या करेंगे, योग ज्ञात करेंगे, इस टाइप से अपन क्या करेंगे, योग ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलो इसी में कुछ एग्जाम्पल की और बात करता हूं मैं आपसे। देखो भाई, आगे की बातें करता हूं मैं। ए वेक्टर बी वेक्टर कितना बन गया, आर वेक्टर इक्वल टू बी। अगर मान लो ये कुछ इस टाइप से होता, ऐसे भी हो सकती है भाई, साइड है ना, मान लो एक साइड अपनी ये कोई ए वेक्टर है, इसके अपोजिट साइड में ये कोई अपना बी वेक्टर आ गया, ठीक है। अब ये ऐसे है, तो तीसरा कैसा आना चाहिए, अपोजिट ऑर्डर में, ये आ जाएगा इसका आर वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू बनेगा कितना, ए वेक्टर प्लस कितना बनेगा भाई, बी वेक्टर बनेगा। आर वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस कितना बनेगा, बी वेक्टर बनेगा, ठीक है। अगर मान लो अपन सेम ऑर्डर में बात करें, ऐसे ये कोई कितना बताओ, ए वेक्टर, और ये कोई कितना अपना बताओ, बी वेक्टर। अगर मैं इसको सेम ऑर्डर में लिखूं ऐसे लाके, ठीक है, जैसे ये अपना तीसरा वेक्टर होता, ये कोई अपना तीसरा वेक्टर, मैंने इसकी डायरेक्शन इधर ही कर दी, मैंने इसकी डायरेक्शन कितना कर दी, ए बी, इसको मान लिया कोई सी वेक्टर, ठीक है। अब इधर गया, बी इधर गया, सी इधर आ गया, ठीक है, सी मतलब तीनों का क्या है, सेम ऑर्डर में है। तब मैं ऐसे लिखता भाई, ए वेक्टर प्लस कितना, बी वेक्टर और प्लस कितना, सी वेक्टर, इक्वल टू कितना लिखता बताओ, इक्वल टू कितना लिखता बताओ, 0। तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम, ए बी सी इक्वल टू कितना लिख देता, 0 लिख देता। अब देखो, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो इसका डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट, इसका डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट, ठीक है। तो ए बी सी अगर 0 वेक्टर है, तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग क्या हो गया, 0 हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो मैं यहां से समझाता हूं, देखो 0 कैसे हो गया, चलो इसको मैं समझा देता हूं कि ये 0 कैसे बना, है ना। ये समझ नहीं आया कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चलो यहां से देखना, यहां से देखना एक बार, अपन ने त्रिभुज नियम पढ़ा, अपना एक वेक्टर ऐसे है, समझना भाई, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको समझ नहीं आया, देखो मैं बता देता हूं। ये अपना कितना है बताओ, बी वेक्टर। अपन ने क्या बोला, विपरीत क्रम में इनके किसको दिखाएगी, योग को, उसको मैंने अभी सी वेक्टर मान लिया, उसको मैंने कितना मान लिया बताओ, सी वेक्टर। अब यहां से देखो, यहां से क्या आना चाहिए बताओ, ए वेक्टर प्लस कितना, बी वेक्टर इक्वल टू कितना आना चाहिए बताओ, सी वेक्टर। अपोजिट ऑर्डर में है, जैसे अपन ने यहाँ लिखा ए प्लस बी इक्वल टू कितना, आर वेक्टर, तो ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आना चाहिए, सी, ठीक है। मैंने क्या किया, इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी, डायरेक्शन मतलब
-1 से मल्टीप्लाई करो या तो, तब डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैंने बताया था सदिश में माइनस प्लस क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। अगर मैं इसको, ये डायरेक्शन इधर थी, इसको पलट के इधर कर दूं, तो पलट के क्या कर दूं भाई, इधर कर दूं। मैंने देखो ये पलट के इधर कर दिया, जहां से ये कोई वेक्टर था इस टाइप से, अभी इधर था, मैंने इसको पलट के इधर कर दिया, मैंने इसको पलट के इधर कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा बताओ, -c वेक्टर बनेगा नहीं बनेगा, -c वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। c वेक्टर की डायरेक्शन ये थी, अभी c इधर हो गया, तो अपोजिट मैंने सदिश पढ़ाए थे, परिमाण समान होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। परिमाण तो सेम ही है लेकिन डायरेक्शन एक इधर है एक इधर है, तो -c बन गया। ठीक है, चलो अगर ये ऐसा होता, अभी अपन में बात कर रहा था ना, तो c क्या हो जाएगा, -c बन जाएगा। इस कंडीशन में क्या बन जाएगा बताओ, -c बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बताओ। मैं यहाँ बना देता हूँ, जैसे a कोई ये वेक्टर रहा, ठीक है, और b अपना कोई ये वेक्टर रहा। अगर मैंने इसको c किया, तो ये तो c था इधर वाली डायरेक्शन से, ये वाली इधर वाली डायरेक्शन से c था, अभी मैंने इसकी डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी, तो ये कितना बन गया बताओ, -c बन गया। तो इसमें c की जगह क्या रखना पड़ेगा, -c रखना पड़ेगा। c की जगह क्या रखना पड़ेगा बताओ, -c। c की जगह मैं क्या करता हूँ, -c। देखो a वेक्टर प्लस कितना, b वेक्टर, और इक्वल टू कितना, -c वेक्टर। इसका इधर पक्षांतरण करूंगा, a वेक्टर प्लस वेक्टर बोलते हैं, तो वेक्टर। आई बात समझ में। अगर अपोजिट ऑर्डर में है, मैं लिखूंगा इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का टोटल इसके बराबर। अगर ये सेम ऑर्डर में होता तो मैं लिख देता a वेक्टर प्लस b टू 0 वेक्टर, मतलब इनका रिजल्टेंट क्या आता, नेट सम 0 आता। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये बता दिया। ठीक है भाई, तो ये अपना क्या था, त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम में ध्यान रखना है, अगर दो भुजा परिमाण तथा दिशा क्रमागत रूप से त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करें, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, तीसरी भुजा कहाँ पे, अपोजिट साइड में, तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश या उन दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करती है। उन दोनों सदिशों के योग को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। कैसे, जैसे ए वेक्टर है सेम ऑर्डर में, बी वेक्टर सेम ऑर्डर में, तो तीसरा अपोजिट ऑर्डर में आना तो ऐसे चाहिए था लेकिन अपोजिट ऑर्डर, तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगर इसको अपोजिट किया तो ये बन जाएगा -c। जैसे c रिजल्टेंट आया, इधर बनेगा तो -c हो जाए, तो c की जगह क्या लगाना पड़ेगा, -c तो जाएगा। ठीक है, इस वाली चीज का आप ध्यान रखोगे। ये अपना क्या होता है, त्रिभुज का नियम। ये अपना क्या होता है भाई, त्रिभुज का नियम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, आगे चलते हैं। आगे अपन सेकंड नियम की बात करते हैं भाई, समांतर चतुर्भुज। सेकंड नियम अपना समांतर चतुर्भुज है भाई। सेकंड नियम अपना है समांतर चतुर्भुज का नियम। वेक्टरों के लिए त्रिभुज का, बहुभुज की बात करें तो बहुत से वेक्टर आ जाएंगे, 3 से ज्यादा वेक्टर। दूसरी बात करते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। चतुर्भुज का नियम पैरेललोग्राम बोलते हैं भाई, तो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, अब देखो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या बोला, स्टेटमेंट ये था भाई नियम का, अगर की समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाएं, संगत भुजा, संगत भुजा मतलब जिनके दोनों एक जगह हो, तो अपन बात करें समांतर चतुर्भुज, तो संगत भुजा, समांतर चतुर्भुज इन्हीं दो संगत भुजा दो सदिशों को प्रदर्शित करें। समांतर चतुर्भुज दो संगत, संगत भुजा मतलब जो एक जगह से स्टार्ट हो, ये संगत भुजा। समांतर चतुर्भुज संगत भुजा दो सदिशों को प्रदर्शित करें, तो उनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण, ठीक है, तो या फिर ऐसे लिखो, उनके कटान बिंदु से जाने वाला सदिश दोनों सदिशों की प्रदर्शित करेगा। ठीक है, लिख देता हूं। ठीक है, संगत भुजा की बात कर रहे हैं, संगत भुजा का ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं, यदि दो सदिश परिमाण तथा दिशा में, दो सदिश परिमाण तथा दिशा में, दो सदिश परिमाण तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज की सदिश, दो सदिश परिमाण तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज
समांतर चतुर्भुज तो भुजाओं को प्रदर्शित करें। ठीक है भाई, एक बार फिर से देखना भाई, वो इस प्रॉब्लम था तो समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ रहे हैं। यदि दो सदिश परिणाम तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो संगत भुजाओं को प्रदर्शित करें, एक कटान बिंदु से जाने वाला सदिश या विकर्ण परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई, ये क्या है? समांतर चतुर्भुज का नियम है। तो अपन मान लेते हैं, माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हैं। मान लेता हूं, माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज, माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाओं को प्रदर्शित करता है। संगत भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं। तब देखो भाई, तब क्या अपन ने मान लिया ये कोई अपना ए वेक्टर है भाई, ये कोई अपना ए वेक्टर मान लेता हूं भाई, ठीक है? और इसकी संगत भुजा मतलब दोनों का एक जगह इनिशियल पॉइंट, ये बी वेक्टर, ये समांतर चतुर्भुज की कोई क्या है? संगत भुजा है। ठीक है, मतलब दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह। ठीक है, तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तब अपन ने इसने क्या बोला? उनके कटान बिंदु से जाने वाला विकर्ण। ठीक है, तो अगर इसको मैं समांतर चतुर्भुज बनाऊं तो कैसे? देखो, इस वेक्टर को यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर सकता हूं, इस वेक्टर को मैं यहां से उठा के यहां से शिफ्ट कर सकता हूं। चलो देखो, यहां से उठा के मैंने इसको ये शिफ्ट किया, ये क्या है बताओ? बी वेक्टर। इसकी परिमाण और दिशा मैंने क्या रखी? सेम रखी, तो ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलो ए वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा बताओ? ए वेक्टर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा अपने पास? ए वेक्टर हो जाएगा। अब ये समांतर चतुर्भुज बना कि नहीं? बना कि नहीं बना? बन गया ना। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि इनके जाना वाला कटान बिंदु मतलब ये इससे जाने वाला विकर्ण या सदिश क्या दिखाएगा? इनके रिजल्टेंट को करेगा भाई। चलो इनके रिजल्टेंट को, रिजल्टेंट ये वाला, ये क्या दिखाएगा? इसका रिजल्टेंट दिखाएगा। ये क्या आएगा? इसका रिजल्टेंट आएगा। ये कितना भाई? आर वेक्टर इक्वल टू कितना? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अगर इनके बीच का एंगल अपन मान लेंगे थीटा, जब अपन मैथमेटिकल पढ़ेंगे, और इसको मान लेंगे कोई अल्फा, कि ये कोई थीटा एंगल है। मैंने बोला था हेड टू हेड होना चाहिए, तो हेड टू हेड ही एंगल। ठीक है,
तब अपन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल मेथड पढ़ेंगे, तब जाके चीज़ें अपन को काम आएगी। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है? दो संगत भुजाओं को प्रदर्शित करें, कोई तो वेक्टर हैं, परिमाण तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज की को प्रदर्शित करें तो उनके कटान बिंदु से जाने वाला सदिश या विकर्ण क्या दिखाएगा? उन दोनों के योग को प्रदर्शित करेगा, उन दोनों के परिणामी सदिश को क्या करेगा भाई? प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जैसे अपन ने वहां त्रिभुज नियम से निकाला था, वैसे ही रिजल्टेंट यहाँ आ गया। रिजल्टेंट आर वेक्टर इक्वल टू कितना? ए वेक्टर प्लस कितना आ गया? बी वेक्टर आ गया। अब जब अपन मैथमेटिकल पढ़ेंगे तो अपन इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे कि मैथमेटिकल का फॉर्मूला कैलकुलेशन कैसे आती है। अब हम ओनली क्या पढ़ रहे हैं? ग्राफीय मेथड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई? ग्राफीय मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए नियम बताए थे कि मैं इसको कहीं भी पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ। ए वेक्टर है, इसको उठा के यहाँ रख लिया, बी वेक्टर है, इसको यहाँ रख लिया, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सदिश योग का समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सदिश योग का समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये तो नॉर्मल चीजें हैं, अपन को पता होनी चाहिए कैसे कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, बाकी जब मैथमेटिकल मेथड पढ़ेंगे तब इनके फॉर्मूला, डेरिवेशन, ड्राइव क्या डायरेक्शन रहेगी, रिजल्टेंट पे क्या रहेगा, रिजल्टेंट कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, कब जीरो होगा। ठीक है ना, वो सब चीज़ें अपन बहुत अभी तो ग्राफी मेथड है तो अपन ग्राफिकली बता रहे हैं क्योंकि। ठीक है, एक तीसरा नियम आता है बहुभुज का नियम। तीसरा नियम आता है भाई अपना बहुभुज का नियम, तो भी देख लेते हैं। अब बहुभुज का मतलब क्या हो गया? जैसे 3 तक की बात हुई तो त्रिभुज संभाल लेगा, त्रिभुज का नियम। अगर 3 से ज़्यादा हुए तो अपन क्या लगाएंगे? फिर बहुभुज वाला नियम लगाएंगे। मतलब जब वेक्टर क्या हो, 3 से ज़्यादा हो, तो है ना, 4 5 6 7 जो भी हो, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? बहुभुज का नियम यूज का, बहुभुज का। ठीक है, तो लिख देता हूँ वही बहुभुज का नियम भाई। सदिश योग के बहुभुज का नियम है भाई, ये बहुभुज के नियम। इसने क्या बताया था भाई? बहुभुज के नियम के अनुसार क्या है? कुछ नहीं, जैसे 3 जोड़े थे वैसे ही बहुसों को भी जोड़ दो। तो अपन ये बोलेंगे यदि 3 से अधिक, 3 से अधिक है ना, 3 तक तो है तो त्रिभुज है, 3 तक तो है नहीं, 2 तक है, 2 तो है तो तीसरा रिजल्टेंट। अगर 3 या 3 से अधिक सदिश और उनको अपन को क्या करना हो? योग करना हो, तो अपन क्या यूज करेंगे? बहुभुज का नियम यूज करेंगे। ठीक है, उसका कैसे जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? कोई त्रिभुज, त्रिभुज वाला दो दो को लेके एक परिणाम बना देंगे, फिर तीसरा आएगा फिर परिणाम बना देंगे। देता हूँ यहाँ बहुभुज के सदिश योग के बहुभुज के अनुसार, सदिश योग के बहुभुज के नियम के अनुसार, बहुभुज के नियम के अनुसार यदि 3 या 3 से अधिक सदिश, या 3 से अधिक सदिश, 3 या 3 से अधिक सदिश, या भैया 3 या 3 से अधिक सदिश। ठीक है, क्रमागत रूप से, क्रमागत रूप बहुभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करें, क्रमागत रूप से बहुभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करें। बहुभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करें तो बहुभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करें तो बहुभुज की विपरीत भुजा, 3 से अधिक क्या प्रदर्शित करें? जैसे अपने त्रिभुज में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? विपरीत क्रम में त्रिभुज की भुजा, तो इसे त्रिभुज की अंतिम भुजा है ना, ऐसे मान लेंगे। ठीक है, या फिर बंद करने वाली भुजा ऐसे बोल सकते। तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा, ठीक है, बंद करने वाली भुजा, बहुभुज को बंद करने वाली भुजा विपरीत क्रम में, बहुभुज को बंद करने वाली भुजा विपरीत क्रम में, ठीक है, अपोजिट ऑर्डर में, विपरीत क्रम में बहुभुज को बंद करने वाली भुजा विपरीत क्रम में
के अपोजिट ऑर्डर में, कहने का उसका अपोजिट लेना है, जैसे वहां अपोजिट ले, तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा विपरीत क्रम में, अपोजिट ऑर्डर में, विपरीत क्रम में परिणामी सदिश, विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है। विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है। विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है। ठीक है भाई, एक बार मैं 3 साइड के लिए लेके बात कर लेता हूँ, 3 वेक्टरों के लिए, फिर 3 से ज़्यादा की बात भी कर लेता हूँ। लिख देता हूँ, माना ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर, सी वेक्टर 3 सदिश, 3 सदिश हैं जो कि सी बहुभुज, सी बहुभुज की, जो कि 3 क्रमागत भुजाओं, जो कि किसी बहुभुज की क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, को प्रदर्शित करते हैं। तब देखो भाई, अगर मान लो 3 भुजा हैं, 3 वेक्टर हैं, तो ये क्रमागत हैं। मैं ऐसे मान लूँ ए कोई ये वेक्टर है, ऐसे मान लूँ बी कोई ये वेक्टर, ऐसे मान लूँ सी कोई ये वेक्टर है, सी ये कोई वेक्टर। ठीक है, 3 वेक्टर हो गए। तब तीसरी भुजा अपोजिट ऑर्डर में आनी तो ऐसे चाहिए, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में जो बंद करेगी इसको अपोजिट ऑर्डर में ऐसे, ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट कैसे लिखूंगा मैं, आर वेक्टर इक्वल टू कितना बताओ, ए वेक्टर प्लस कितना, बी वेक्टर प्लस कितना। सिंपल है, जैसे त्रिभुज का। अगर ऐसे समझ नहीं आए तो पहले देखो ऐसे कर लेना। अगर ऐसे समझ रहे हैं, ए और बी त्रिभुज के लिए पढ़ा था, इसका रिजल्टेंट निकालो, बताओ इसका रिजल्टेंट निकालो। ये कितना आएगा बताओ, ए वेक्टर प्लस कितना, त्रिभुज वाला पढ़ाया था ना, ए और बी तो अपोजिट ऑर्डर में था। अब इनको भूल जाओ, ये ए प्लस बी आ गया, एक ही हो गया, एक ही, अब त्रिभुज बन गया, तो ए बी और सी ए तो ए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे की बातें कर लेता हूं और थोड़ी सी, अगर 3 से ज्यादा हो, देखो सी ए वेक्टर कॉम बी वेक्टर कॉमा सी डी वेक्टर, 4 सदिश, 4 सदिश जो कि बहुभुज क्रमागत भुजा, भुजाओं को प्रदर्शित करते, बहुभुज की क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करते। देखो भाई, तब क्या बनेगा, तब क्या बनेगा अपने, कहाँ बनेगा ये, क्या ए वेक्टर तो है, ये बी वेक्टर ऐसे मान, ये सी वेक्टर को, ये सी वेक्टर मान लेता हूँ, और इधर कोई अपना ये डी वेक्टर मान, ये डी वेक्टर। ठीक है, क्रमागत रूप से। तो अपोजिट ऑर्डर में कौन सा आएगा बताओ, ये वाला आएगा अपोजिट। अपोजिट ऑर्डर में अपने पास ये कोई वेक्टर आएगा, ये बन जाएगा अपना आर वेक्टर, और आर वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस वेक्टर और प्लस डी वेक्टर, ये चारों वेक्टर ऐड हो जाएंगे। इसी प्रकार और ज़्यादा हो, मान लो कुछ इस टाइप से हो, एक ए, एक बी, एक सी, एक डी, एक ई, ये बन गया कितना वेक्टर, ये बन गया कितना ई वेक्टर, ये रिजल्टेंट क्या, आर वेक्टर। और आर वेक्टर इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ पर, ए वेक्टर प्लस कितना डी वेक्टर,
बी वेक्टर प्लस कितना डी वेक्टर ई वेक्टर, ये बहुभुज बन गया। अगर बहुभुज भी नहीं करना चाहो तो इसको बना के सोल्व कर लो। देखो बता देता हूँ आपको, काम आएगी। त्रिभुज में 3 है तो ए और बी को मानो, इसका रिजल्टेंट किधर बताओ, कितना ए वेक्टर प्लस कितना, चलो ये एक बन गया। अब सी, अब इसका त्रिभुज किधर, ये कितना बताओ, ए वेक्टर प्लस कितना बी प्लस कितना, अब ये एक वेक्टर, ये इसका रिजल्टेंट बताओ, ये कितना बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस कितना, अब एक ये और एक ये और जोड़ दो, काम खत्म। कोई नियम है सेम है ना, तीन है। अब अपन बहुभुज लगाते हैं, और जब 2 तक ही है त्रिभुज का नियम, 3 वेक्टर, ठीक है। तो ये अपने थे त्रिभुज के नियम, समांतर चतुर्भुज और बहुभुज के नियम, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड भी किया। अब इनके कुछ क्रम है, क्रम विनिमय का पालन होता कि नहीं होता, शास्त्रीय नियम का पालन होता कि नहीं होता, अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। आज के लिए साथ साथ बने रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए।